नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके जो मात्रात्मक टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है हमारे मात्रात्मक टूल्स। तो देखते हैं कि चार जो मात्रात्मक टूल्स हैं वो पांच हैं हमारे। कैश रिजर्व रेशियो, 1 मिनट। एक तो है CRR बोलते हैं जिसको, कैश रिजर्व रेशियो। एक है SLR जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड बैंक रेट एंड रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन पांचों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग डेली बेसिस पे सुनते रहते हैं मगर समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। कभी सुनते हैं कि RBI ने इसको बढ़ा दिया, घटा दिया, CRR कम कर दिया, SLR बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया, बैंक रेट कम कर दिया, तो ये पता नहीं चलता है कि होते क्या हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट है CRR। CRR क्या होता है कि जब हम बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं, मान लीजिए हमने बैंक में, इसमें जो लिखा है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है। जो समझ आ रहे हैं बस वो समझ लीजिए आपके क्या है। जब हम बैंक में रुपए जमा करते हैं तो मान लीजिए कि हमने बैंक में 100 रुपये जमा किया है। तो बैंक में हमने 100 रुपये जमा किया है, तो CRR क्या होता है, जो बैंक में हमने 100 रुपये जमा किया है तो अभी इस टाइम पे जैसे 4.5 या 5 के समथिंग है CRR। तो बैंकों को क्या करना होता है, इस 100 रुपये में से 4 रुपये RBI के पास जमा करना होता है। जितना CRR होता है, मतलब जितना CRR होगा, 4 होगा या 5 होगा, 4.5 होगा, तो उसका मतलब 4%, 100 रुपये का 4 रुपये मतलब 4% हमें बैंक में जमा करना होगा RBI में। एक इसलिए करती हैं ताकि कभी कभी क्या होता है, बैंक जब दिवालिया होने लगता है, लोगों को पैसा नहीं दे पाता है, तो फिर ये इमीडिएट क्रेडिट शॉक नियंत्रण के लिए होता है। तो यही सब इसमें लिखा है। तो देखो लिखा है कि कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद RBI। तो RBI के पास कैश के फॉर्म में रखता है जो भी जितना भी CRR रहता है। और नेक्स्ट लिखा है कि CRR इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश दैट कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द RBI एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उनको ये टाइम दिया जाता है कि जैसे बैंक है, कोई रुपए जमा किया गया तो उनको ये समय बता दिया जाता है कि आपको इतने समय में जमा करना है। वहाँ पे एक कंपलसरी होता है कि आपको इतना तो जमा ही करना है। जैसे 100 करोड़ मान लीजिए बैंक, कमर्शियल बैंक है, उसके पास 100 करोड़ है, तो उसको 4 करोड़ रुपए RBI के पास रखना पड़ेगा। और RBI के पास रखेगा तो इस 4 करोड़ का उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो भी 4 करोड़ रहेगा। तो इसमें यही लिखा है RBI यूजेस CRR आइदर टू ड्रेन एक्सेस लिक्विडिटी मतलब तरलता के लिए, मतलब रखे रहता है RBI कि कभी बैंक को अर्जेंसी पड़ी तो उसके लिए यूज होता है। द इकोनॉमी और द रिलीज द एडिशनल फंड्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कभी भी जब अपनी इकोनॉमी डाउन चली जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए हम इस फंड को RBI रिलीज करती है, तो कि मतलब ग्रोथ बढ़े इकोनॉमी की, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और जैसे बैंक में एकदम से लोग पैसा मांगना आ जाए या बैंक डूब जाए तो उसको सहायता देने के लिए इसी फंड का यूज़ करती है। तो ये CRR होता है, जो कि आपको समझ में बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं SLR क्या होता है। तो SLR क्या होता है, मान लीजिए जो हमने अभी बताया कि 100 करोड़ में से 4 करोड़ आपको CRR के फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ेगा। और जब SLR क्या होता है, ये होता है जैसे 100 करोड़ रुपए था, 100 करोड़ रुपए था, उसमें से हमने 4 करोड़ रख दिया है RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ CRR। अब जैसे 100 करोड़, अब SLR कितना रहता है, SLR शायद लगभग इस टाइम पे 18% है। तो SLR रहता है कि आप नगद में अपने पास रख सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, बैंक अपने पास ही रख सकता है, प्लस स्वर्ण के रूप में रख सकता है बैंक अपने पास ही। ये क्यों कंपलसरी होता है कि आपको इतना ही रखना है, ये इसलिए कंपलसरी होता है कि लोगों की डेली की नीड मतलब बनी रहे। कि जैसे मान लीजिए हमने पैसा जमा किया बैंक में, अब वो सारा ऋण बांट देगा, साढ़े 100 करोड़ था और 4 करोड़ उसने CRR के फॉर्म में रख दिया, उसके पास 96 करोड़ बचा, अब उसने पूरा ऋण बांट दिया। तो अब तो लोग अगर अपना पैसा निकालने जाएंगे तो उनको तो पैसा ही नहीं मिलेगा। तो RBI ने ये निश्चित किया है कि आपको 18% इन द फॉर्म ऑफ इन तीनों चीजें, नगद, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्वर्ण के रूप में रखना ही है, ताकि तरलता बनी रहे इकोनॉमी में।
अब नकद में तो रखेगा अगर बैंक तो उसको कोई ऋण नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगी। बैंक क्या चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब पैसा बनाए, पैसे से पैसा कमाएं और लोगों को लोन दें तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो नकद में उनको कोई फायदा नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इसलिए भी आरबीआई ने बोला कि आप इसके फॉर्म में रखिए ताकि गवर्नमेंट को भी लोन मिल सके। जैसे गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो बैंक से क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर देता है और बैंक खरीद लेते हैं। बैंक क्यों खरीद लेते हैं? अगर मान लीजिए उन्होंने जैसे 18% का नकद रख लिया तो उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा ब्याज में। अगर वो जीसेक खरीद लेंगे तो उनको 4% 5% ब्याज मिल जाएगा। इससे बढ़िया वो जीसेक खरीद लेते हैं। एक क्यों खरीद लेते हैं? मतलब ये नगद तो है नहीं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि ये क्या बोलते हैं कि मतलब एक ट्रस्टेड है, मतलब कहीं पे भी इसमें धोखा नहीं हो सकता कि क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की है, किसी को भी कब भी तुरंत भेज सकते हैं जब भी नीड होगी पैसे की। और शरण में लोग रखते तो हैं बट ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें क्या है कुछ मिलेगा ही नहीं। शरण में रख लेंगे थोड़ा बहुत बढ़ेगा 1-2%, तो उसमें रखते ही नहीं ज़्यादा लोग। तो इन दो चीज़ों में ज़्यादा रखते हैं। तो ये मान ली SLR क्या है कि 100 करोड़ था हमारे पास, 4 करोड़ हमने CRR के फॉर्म में रखा और 18% मतलब 18 करोड़ इसी 96 का 18% हमने SLR के फॉर्म में रखा। तो ये हम अपने पास ही रखते हैं SLR के फॉर्म में, जो भी डेली नीड्स के लिए कि लोग पैसा निकालने आएंगे तो हम उनको देंगे। यही इसमें लिखा है, SLR इज द अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक दैट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। वही लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिफोर द प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। मतलब लोन देने से पहले ही आपको ये अपने पास रखना होगा, तभी जितना बचेगा इसका 96 का आप 18% SLR में रखेंगे, प्लस जितना बचेगा उसको आप लोन में देंगे। पूरा नहीं दे देंगे, पूरा दे देंगे तो फिर कोई निकालने आएगा तो उसको क्या देंगे आप। SLR यही आगे का पॉइंट है, SLR स्टेट दैट टर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट अवेलेबल विद द commercial bank and determine the maintained by the RBI in order to control the expansion of the। वही है कि आपको मेंटेन रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि आप सारा लोन दे देंगे आप, तो आपको कस्टमर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। वही सब है SLR है। तो इसको आसान है, ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ थोड़ी टेक्निकल है, वो हम आपको समझाते हैं क्या है। टेक्निकल क्या है? बैंक रेट है तीसरा। तो बैंक रेट हम आपको बताते हैं क्या है। तो इसमें देखिए बैंक रेट भी आप बिल्कुल आसान ही भाषा में समझाएंगे कि देखिए कभी भी मंदी आती है तो देखते हैं कि मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो बैंक क्या करते हैं, बैंक रेट को कम कर लेते हैं, तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। जब भी इन्फ्लेशन को रोकना होता है तो पैसा मार्केट में छोड़ देते हैं। देखते हैं कि बैंक रेट होता क्या पहले, तभी उसको समझ में आएगा कि पैसा मार्केट में कैसे जाएगा, क्या होगा। तो लिखा है इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज टू इन द मॉनेटरी पॉलिसी टू इन्फ्लुएंसिंग क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट इन अ कंट्री। मतलब कंट्री में क्रेडिट मतलब साथ लोन को कंट्रोल करता है कि कम देंगे लोग या ज़्यादा देंगे लोग, तो उसको कंट्रोल करता है। द बैंक रेट इज आल्सो नोन एज द डिस्काउंटिंग रेट। अभी हम समझा रहे हैं आपको कि पूरा होता क्या है, ये बिल्कुल आसान में। डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है इसको भी अभी बताएंगे। is the rate of the interest charged by the RBI for providing the funds or loan to the banking system। ये भी बताएंगे कि होता कि इंक्रीज द बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट बढ़ेगा तो अगर उन बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है उनको अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को लोन लेने के लिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो लोग तो लोन लेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना है। अगर कम बैंक रेट रहेगा तो वो लोग लोन ज़्यादा लेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट देना है, तो उससे मनी सप्लाई कम ज़्यादा होती है जो मार्केट रहता है। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि होता क्या है बैंक रेट, और बैंक रेट होता क्या है और कैसे काम करता है मनी सप्लाई को लेके। तो मान लीजिए कि पहली बात तो ये जो होता है बैंक रेट निगम की प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री से कंट्रोल करते हैं और ये दीर्घकालिक ऋण के रूप में यूज़ किया जाती है। तो मान लीजिए आपको हम बैंक रेट समझाते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है टाटा मोटर्स की, ठीक है, अब उसको रुपए की ज़रूरत है डेली खर्च के लिए अपनी एक कंपनी को, तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा। अब बैंक से लोन लेने के लिए वो क्या करेगा, एक पेपर जारी करेगा जिसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर। तो वो बोल देगा कि हम 5 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं और इतने समय के मतलब 5 लाख रुपए ले रहे हैं और 5 साल के बाद 5 वर्ष के बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो अब इसमें बैंक का क्या फ़ायदा, तो वो क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट काट के
इस पेपर में इंटरेस्ट काट के उनको, जैसे 5 लाख रुपए इनने मांगे तो ये 4.5 लाख रुपए इनको दे देंगे, ठीक है। तो इनने अपना 50,000 इंटरेस्ट काट लिया। अब क्या हुआ कि अब बैंक को रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो यही कमर्शियल पेपर आरबीआई को बेच देगा, सीपी आरबीआई को बेच देगा। जब आरबीआई को बेच देगा तो आरबीआई भी कुछ लेगा, तो आरबीआई जो लेगा, जैसे इसने यहाँ काट के दिया है तो आरबीआई भी कहेगा कि हम भाई 5.4% या 5% लेंगे आपसे, काट के देंगे। तो इसी को बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग इसी को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बैंक रेट। जो अब इसको मान लीजिए कि बैंक रेट उसने कम कर दिया आरबीआई ने, मान लीजिए 3 कर दिया, तो बैंकों को क्या लगेगा कि आरबीआई ने 3% ही ब्याज देना पड़ रहा है हमको, 3% ही कट के मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, सारी जितनी भी प्रतिभूतियाँ होंगी वो सब आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आरबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे तो जैसे अब मान लीजिए इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, तो आरबीआई को लग रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए हमें, तो वो इसको बढ़ा देंगे तो कोई बेचेगा ही नहीं। हाँ, मनी सप्लाई अगर बढ़ाना है तो बैंक रेट को कम करना पड़ेगा, मतलब कम पैसा कट रहा है। अगर हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो बैंक रेट को कम करना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई कम करना, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, बहुत महंगाई हो गई है, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या करेंगे ये लोग कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे। वो यहाँ भी 3% ले रहे थे, अब कहेंगे हम 5% लेंगे, तो ये लोग बेचेंगे ही नहीं वहाँ पे। जब बेचेंगे नहीं तो इनको आरबीआई से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आरबीआई से नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में नहीं जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन रुक जाएगा। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो अगर, तो मैं पैसा भेज देते हैं मार्केट में। अगर मंदी आ जाए तो क्या करते हैं, वो यही तीन को और कम कर देंगे, तो जल्दी जल्दी ये लोग बेचने लगेंगे और आरबीआई से इनको पैसा मिलेगा, ये पैसा मार्केट में भेजेंगे। ये बैंक रेट है, ये आसान भाषा में वही उसमें लिखा है कि बैंक रेट होता क्या है, यही लिखा है इंक्रीज। देखो रीडिस्काउंटेड रेट पे, मतलब उसने कंपनी ने कुछ डिस्काउंट लिया यहाँ पे 4.5, इनने भी कुछ डिस्काउंट लिया, इसलिए इसे रीडिस्काउंट बोलते हैं। अब आगे क्या लिखा है, बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बोरिंग, वही लिखा है कि कॉस्ट ऑफ द बोरिंग, मतलब कि बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन लेने की क्षमता है जो वो भी बढ़ जाएगी, मतलब बोरोइंग क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब कि लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो कोई लेगा नहीं इससे। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई पैसा देगी नहीं, वो मार्केट में जाएगा नहीं, तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये है, तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि बैंक रेट होता क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब है रेपो रेट। रेपो रेट को समझने से पहले ये समझना होगा कि रेपो क्या होता है। तो रेपो समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको समझ लीजिए। तो ये है मनी सप्लाई, ये है समय। तो मनी सप्लाई ये चल रही थी, फिर कम हो गई है मार्केट में, फिर चल रही थी, फिर बढ़ गई है मार्केट में, ऐसे चल रहा है। तो अब क्या है कि मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बट पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो आरबीआई क्या करेगी, यहाँ पे पैसे डाल देगी। पैसे कैसे डालेगी, पैसे ऐसे डालेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी। जो प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक है, तो बैंक से क्या करेगी कि बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी। सिक्योरिटी खरीदेगी तो उनको क्या करेगी, वो पैसे देगी तो मार्केट में पैसा आ गया। जब इसमें आ जाएगा तो एक कर्व ऊपर को बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया है, रेपो हो गया है। ऐसे ही सेम ये है, इसमें देखो इन्फ्लेशन, मान लीजिए कि पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ये देखिए ये मतलब एक लाइन है और इससे ऊपर पैसा ज़्यादा निकल गया मार्केट में पैसा ज़्यादा निकल गया, तो मतलब इन्फ्लेशन हो गया कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने के लिए सामान कम है। तो लोग एक सामान के लिए 3 लोग खड़े हैं, तो वो कहेंगे हम 100 दे रहे हैं, हम 150 दे रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा है। तो अब आरबीआई को ये पैसा निकालना है मार्केट से कि पैसा हम निकाल लें, तो वो क्या करेगी, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी। और ये क्या होता है कि शॉर्ट टर्म होता है। आरबीआई पहले से बोल देती कि भाई हम आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं आपकी, और आपको हम इतने समय के बाद फिर उसे बेच देंगे। तो देख लेते हैं कि मेन मुद्दा क्या है कि इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग बना रहे। मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई को रखना होता है 4 और ±2, और यहाँ पे भी ±2 ऊपर नीचे, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन।
जो भी आता है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए मनी सप्लाई हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, आरबीआई ऊपर नीचे करती है। तो अब रेपो रेट क्या होता है, एक लिखा है कि बिलिंग टू लेंड द कमर्शियल बैंक कॉल्ड रेपो रेट। अब ये आरबीआई से मान लीजिए उसको खरीदना है, ये खरीद रही है, सिक्योरिटी खरीद रही है, रेपो रेट बढ़ा देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, मान लीजिए वो बैंक की खरीद रही है इससे, तो भाई वो जब सिक्योरिटी खरीदेगी तो वो कहेगी भाई हम तुमको कम इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो ज़्यादा इंटरेस्ट देगी बैंक आरबीआई बैंकों को, तो सारे बैंक आरबीआई में मतलब आरबीआई को अपना जीसैक बेच देंगे तो उनका मतलब पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा पैसा, तो मार्केट में पैसा बचा ही नहीं, मार्केट में पैसा नहीं बचा है तो रेपो रेट बढ़ गया, मनी सप्लाई कम हो गई, तो मतलब इन्फ्लेशन उनको जितना करना था उसने बैलेंस कर लिया। अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि पैसा ज़्यादा निकाल लिए मार्केट से, तो अब मार्केट से इसको पैसा मतलब इक्वल कर लिए हैं, इन्फ्लेशन रोक लिया। कभी कभी क्या है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो अब उनको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो भाई मार्केट से पैसा खींचना चाहिए, हमें खींचना चाहिए, तो वो ये क्या करते हैं, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देते हैं, बेच देंगे तो इस पर जो इंटरेस्ट है उसको, ये हो गया रेपो रेट, ये जो इसको जब बेचेंगे उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या, इसमें जो मैंने बताया वही लिखा है इसमें। अब रिवर्स रेपो रेट भी देख लेते हैं कि क्या होता है। रिवर्स रेपो तो देख ही लिया है आपने, जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं उस पर जो इंटरेस्ट हम कम ज़्यादा करते हैं उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं, मतलब कि हम आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप पैसा जमा करिए हमारे पास। तो ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है ही भाई इनके पास, तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम आपसे खरीद लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है खरीद लेंगे, क्योंकि एसएलआर में रखेंगे तो कम ही मिलेगा, तो बैंक से आरबीआई से खरीद लेंगे, ये ज़्यादा हमें दे रहे हैं, तो ये लोग सब लोग वहाँ पे जाके खरीद लेंगे तो मार्केट से पैसा यहाँ निकल आएगा आरबीआई के पास निकल आएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये है रिवर्स रेपो रेट, और वही लिखा है तो लैंड कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एक मिनट, जो मैंने बताया है वही लिखा है रिवर्स रेपो रेट में, बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई बोरो कर लेता है उनसे, सारी केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देते हैं। जब एक केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, उनको एसएलआर में तो कुछ रखना ही होता है, देखो नगद में रखते हैं वो लोग, जीसैक में रखते हैं, और स्वर्ण में तो बहुत कम ही रखते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने लगती है, बेच देती है, तो ये लोग खरीद लेते हैं तो ये पैसा यहाँ चला जाता है, और इस पर कुछ इंटरेस्ट देती है वो आरबीआई, उसी को हम लोग उसी इंटरेस्ट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए ये लोग करते हैं। अगर ये लोग रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो ये लोग बैंक वाले सोचेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लोग खरीद लेंगे तो मार्केट से पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, जिससे इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने में इसको आरबीआई को आसानी रहती है। ये रिवर्स रेपो रेट है। अब ये तो हमने देख लिया रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एसएलआर, सीआरआर। अब हम इनसे लेके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मौद्रिक नीति का उद्देश्य का है इन्फ्लेशन टारगेट, हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, मतलब महंगाई नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट यही है कि इन्फ्लेशन को कैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसका वो पहला वो होता है। तो लिखा है इसमें लिखा है मूल्य स्थिरता, यही है आंसर। ये तो होगा नहीं, धन विनिमय दर एक्सचेंज, वो तो उसमें चला जाता है फॉरेन के लिए, और विकास के लिए तो हमें यूज़ करते ही नहीं, विकास के लिए करते हैं, बट इसका जो मेन है वो ये आंसर है सही। मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य लिखा है, प्राथमिक उद्देश्य क्या आता है, तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हम प्रथम उद्देश्य है हमारा। सेकंड उसको क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को इंगित करता है। तो हमने आपको बताया है कि एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, इसमें होती है एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एसएलआर के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाती है।
खरीदी जाती है और बेची जाती है। CRR में क्या है, ये तो RBI के पास फिक्स जमा हो जाता है, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। SLR में इसमें कोई ब्याज मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का SLR बढ़ाना, गवर्नमेंट को ऋण दिलाने के लिए भी RBI यूज़ करती है कि SLR बढ़ा दिया। SLR बढ़ा देंगे तो RBI बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा रखेगी तो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर यही वाला सही है। लिखा है कि सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए, तो इसका आंसर ये वाला है SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। CRR और SLR के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक की तरलता की स्थिति, आंसर देखते हैं कौन सा, बैंक की तरलता की स्थिति, बैंक की वित्तीय स्थिति, बैंक की लाभकारी स्थिति। तो आपको मैंने बताया ही है कि बैंक में लिक्विडिटी बनी रहे, कि CRR क्या है कि RBI के पास जमा हो जाए तो कि वो इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाए। SLR में क्या है कि लिक्विडिटी बनी रहे, कोई बैंक में पैसा निकालने जाए, बैंक वाले ये ना बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सब लोन दे दिया है, तो ऐसा नहीं गया। इसलिए इसको बैंक की तरलता के लिए यूज़ करते हैं CRR और SLR को। तो इसका आंसर केवल वन सही है। देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI बनाता है, तो RBI के द्वारा ही रिलीज की जा रही होगी। तो इसका आंसर क्या है? RBI। CSO तो मैंने कल बताया था आपको कि CSO तो ये करता है कि GDP GNP के आंकड़े जारी करता है, वित्त मंत्रालय करता नहीं है, नीति आयोग तो नीति बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI बनाता है, तो RBI इसका आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर होते हैं और वाइस गवर्नर होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं। इसमें 3 लोग तो ये लोग होते हैं पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब ये होता है कि जो लोग RBI का गवर्नर होगा, वाइस गवर्नर होगा, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंचार्ज होगा, वो इस मौद्रिक नीति समिति का सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जो भी RBI में, ये तीनों लोग RBI में तो होंगे ही, तो ये ऑटोमेटिकली इसके समिति के सदस्य बन जाएंगे। 3 लोगों को सरकार नियुक्त करती है, तो ये 6 लोग हो गए हैं। जब भी वोट बराबर हो जाते हैं, क्लैश करने लगते हैं किसी भी नीति को लेकर कि 3-3 का मत के द्वारा हो रहा है कि 3-3 हो गए अब किसका, तो RBI का गवर्नर उसमें अपना मत देते हैं फाइनल। तो इसका आंसर ये वाला सही है 6। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज या डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।